वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोना मिश्रा। कैसे हैं आप सारे। आज का ये जो वीडियो है ये हिस्ट्री के अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 66 बीपीएससी पूरी रणनीति जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो बीपीएससी जो है बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट करता है और हर क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो मैंने उसमें आपको बहुत क्लियर दिखाया था वो क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेंस में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन जिसमें हमें आंसर करने होते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप मेरे ये वीडियोस देखते हैं तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने डाले हुए हैं चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको करना ही चाहिए, मेंस के एग्जाम देने से पहले आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और तीसरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कंटेक्स्ट में बिहार, कई बार जो है बिहार से जुड़ के पूछा जाता है, जिसमें जो है वीर कुंवर सिंह जो हमारे थे उनके योगदान के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैंने वो सब आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और उसको आज ही देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, बस ऐसे मैं 6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूँगी हिस्ट्री के, जो आपको अगर आ गए तो आपका जो है आप एक सेफ साइड पे हो जाओगे। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कि आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आप सबने ये टॉपिक देखा ही होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये भी क्वेश्चन अक्सर मेंस में देखा जाता है, अक्सर रिपीट भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, तो आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो इसको हिंदी में आप जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी आप इस मूवमेंट को जानते हो, इसके बारे में सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो चुका था। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, लोगों के अंदर कहाँ से वो भड़ास जो है शुरू हुई, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। क्रिप्स मूवमेंट जो है वो फेल हो चुका था। अब अगर आप नहीं जानते कि क्रिप्स मिशन क्या था तो आप प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताएं, मैं इसके ऊपर एक अलग सा ही वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं वो बोर्ड पे इसलिए लिख लूं क्योंकि आप उसको देखो, क्योंकि आप जो देखते हो उसमें ज्यादा यकीन करते हो बजाय कि जो सुनते हो, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था। फेल, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था। सर स्टेफन क्रिप्स जो थे वो वापस ब्रिटेन जा चुके थे अप्रैल 1942 में। अब यहाँ से इंडियंस को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो नहीं करने वाले हैं, हाँ कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो होने वाला था वो नहीं करना चाहती है ब्रिटिश। ठीक है, तो अब जो सर स्टेफन क्रिप्स थे वो भी जा चुके थे ब्रिटेन, तो यहाँ से एक भड़ास थी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, ये जो दौर था ये चल रहा था, ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का, ये दौर था। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन खिलाफ था, आमने सामने था जापान का। ठीक है, जापान के आमने सामने थे। अब यहाँ से भी एक बहुत बड़ा खतरा जो था वो इंडियंस देख पा रहे थे, वो ये था कि जो भाई लड़ तो रही है ब्रिटेन, लेकिन इसका असर हम इंडियंस के ऊपर आ रहा है, हम भारतीयों को ना इसका भुगताना चुकाना पड़ रहा है। कैसे, इकोनॉमी हमारी खराब होती जा रही है, चीज़ों के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, हम उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो वहाँ सप्लाई हो रही है। ठीक है, जो हमारे जो फौजी भाई हैं उनको बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके अपने सोल्जर्स को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, प्लस जो आम जो सिविलियन है उनके लिए भी जो रोज की जो जिंदगी है वो जीना काफ़ी मुश्किल हो रहा था हम इंडियंस के लिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट कर रही थी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कैसे, वो ये है
कि जापान, अगर जो ब्रिटेन है वो जापान से हार गया तो हो सकता है कि जापान या जर्मनी जो है हमारे इंडिया को इन्वेड कर ले। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा खतरा ये था। तो आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी किस तरह से कठिनाइयां हमारे भारतीय के ऊपर आ रही थी, वो उठा रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब जुलाई 1942 की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हमारी जो कमेटी थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पे? वार्धा। वार्धा जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, जुलाई 1942 में कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई वार्धा में। ठीक है, और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, उन्होंने आपस में ये चीजें डिस्कस की और उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया। ठीक है, अब जो हम जो मूवमेंट जो करने जा रहे हैं वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम जो है बिल्कुल खिलाफ है इस अंग्रेजों के, और हम चाहते हैं कि ये अंग्रेज हमारा देश छोड़े और अब जाए। हमें आजादी चाहिए, अब हमें आजादी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वार्धा में जो ये इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन को जाना जाता है वार्धा रेजोल्यूशन के नाम से भी, और इसको हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्होंने जो है वो लीडर जो इन्होंने चुना वो चुना गांधी जी को। इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो है ये जो मूवमेंट जो होने वाला है, ये जो आंदोलन होने वाला है, ये आपकी लीडरशिप में होना चाहिए। तो इन्होंने गांधी जी को बनाया लीडर। ठीक है, गांधी जी को लीडर बनाया गया। हाँ, कांग्रेस के कुछ अपने ऐसे मेंबर्स थे जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे, जैसे कि सी राजागोपालाचारी की अगर हम बात करें तो वो इसके मूवमेंट के खिलाफ थे। और उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि अगर इस समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2, इस समय अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं और इस तरह के आंदोलन को हम चलाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। वो अभी कहीं वॉर में लगी हुई है, वो उसका ध्यान भटकेगा, वो यहाँ आएगी, और हमें इस तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो ब्रिटेन है वो हार गया, ठीक है, अगर हमने मान लो इस तरह के आंदोलन की वजह से अगर जो ब्रिटेन पे फर्क पड़ा वो हार गया, तो हमें तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने तो वहां से जर्मनी वगैरह जापान वगैरह हम पे आके हमें इन्वेड कर लेगा। तो हमें इस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, इनफैक्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के विचार रख रहे थे कुछ कांग्रेस के ही अपने मेंबर्स। ठीक है, तो कुछ मेंबर्स इसके खिलाफ थे, और मेंबर्स से क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, जैसे कि मुस्लिम लीग की बात कर ले। मुस्लिम लीग इसके खिलाफ थी। उनका मानना क्या था? उनको तो बस पाकिस्तान ही चाहिए था। वो तो इसी ग्रुप पे थे। और उन्होंने जो उनके जो फॉलोअर्स था, उन्होंने उनके फॉलोअर्स को खासकर कहा कि आप जाइए और उनकी ब्रिटेन की ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उनको सपोर्ट कीजिए। तो मुस्लिम लीग वगैरह जो थे वो इनके खिलाफ थे। और मुस्लिम लीग नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये कुछ इस तरह के ग्रुप्स थे जो इस मूवमेंट के खिलाफ थे। चलिए, अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक पे, जो कि बॉम्बे में है, वहां पे एक मीटिंग बुलाई। और ये जो है बहुत ही ज्यादा लोग जो है इस मीटिंग में आए, सभा में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग, मतलब हिस्ट्री बनी, इतने सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया। ठीक है, तो और ग्वालियर टैंक को ना हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे गांधी जी ने अनाउंस किया, गांधी जी ने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार जो है, अक्सर गांधी जी का जो फंडा था वो हम सब जानते हैं। उनका क्या था भैया? हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा में वो विश्वास रखते थे। तो उन्होंने यहाँ पे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी तरह से किसी भी वायसरॉय के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। इस बार तो उन्होंने एक नारा भी दिया, डू और डाई, करो या मरो। या तो हमें इस बार आजादी चाहिए, या तो हम आजादी लेकर रहेंगे, या आजादी पाने की कोशिश में हम मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इस बार अब रुकेंगे नहीं। ठीक है, 1942 की बात है। कहाँ पे मीटिंग आई थी? कहाँ पे सारी सभा आई थी? कहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था? ग्वालियर टैंक। और ये कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ये है बॉम्बे में, और इसको जाना जाता है अगस्त क्रांति मैदान के नाम से। और यहाँ पे जो एक गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी, जो आज भी जानी जाती है, आज भी हम
जिक्र करते हैं, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। इस बार हमें चाहिए हमारी पूरी आजादी। किस तरह से लोगों ने इस चीज को ज्वाइन किया, किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ और कैसे अपने पीक पे ये पहुंचा। मतलब जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके 3-4 हफ्ते जो है ये एकदम पीक पे था। मतलब ऐसा लगा कि इस बार तो मतलब ये होके रहेगा सक्सेसफुल, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था इंडिया को आजादी दिला, लेकिन हाँ बहुत बड़ा योगदान इसका जरूर रहा। इतने मास मतलब लोगों ने इसको ज्वाइन किया ना, बच्चे हो चाहे लेडीज हो, किस तरह से मतलब लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई कि अब तो मतलब हम जो है इनको दबा सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और अगर हम एक साथ हो जाए तो हमें आजादी मिल ही सकती है। तो हर तरह के, हर कम्युनिटी के लोगों ने ज्वाइन किया, हर सेक्शन के लोगों ने ज्वाइन किया। कैसे, जैसे कि जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ने अपना योगदान दिया, पीजेंट्स ने अपना योगदान दिया, पुलिस ने अपना योगदान दिया, अलग अलग सेक्शन से लोग आए, ठीक है। मतलब पूरे देश में एक लहर से उठ रही थी कि हम एक नेशनलिस्ट, जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना, आई विल यूज द वर्ड नेशनलिज्म, आ चुकी थी लोगों के अंदर। बहुत बहुत मैंने बताया आपको, एक तो ओवरकेप मिशन फेल हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लोगों पे बीत रही थी, ठीक है, उस सब की वजह से लोगों ने अब सोच लिया था कि अब तो भैया हमें आजादी चाहिए, ठीक है। अब हाँ, गांधी जी ने ही बताया, ये गांधी जी ने ही सलाह दी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा सोल्जर्स को कि आप लोग प्लीज इस आंदोलन में किस तरह से पार्टिसिपेट करो, आप लोग नौकरी बिल्कुल मत छोड़ो। सोल्जर्स को कहा कि आप लोग नौकरी बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन हाँ जहां आपसे कहा जाए अपने ही लोगों पे फायर करने के लिए, वहां पे आप मना कर दीजिए, वहां पे आप ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिनाई कर दीजिए, साफ साफ उनके ऑर्डर को मानने से मना कर दीजिए। सोल्जर्स ने उनकी बात मानी। पीजेंट्स को कहा गया कि आप लैंड रेवेन्यू बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू देने से साफ साफ मना कर दें, अपना काम करें बट कोई लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने भी सेम सोल्जर्स की तरह पुलिस को कहा गया कि आप अपनी नौकरी ना छोड़े, अपनी नौकरी में रहते हुए एक मतलब गुप्तचर की तरह आप काम करें। क्या जो ब्रिटिशर्स की जो आगे की क्या प्लानिंग है, वो क्या फैसले ले रहे हैं, कैसे वो हमें अटैक करेंगे, सुप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ना गुप्त खबरें जो है हमारे अपने पुलिस वाले आके यहाँ जो हमारे जो लीडर्स थे उनको दिया करते थे। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने जो है स्कूल जाना बंद कर दिया था, और क्या किया था, वो जो प्रचार करने में लग गए थे, ठीक है। जो इस तरह के जो लोकल न्यूज़पेपर थे, जो लीडर्स की बातें हुआ करती थी, उसका वो प्रचार किया जा करते थे। और गांधी ने कहा था, और ये जहां भी हो सकते थे ना, वहां पे जो है ब्रिटिशर्स को तंग करते थे, ठीक है। और क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी, वहां पे उनके फ्लैग को हटा के हमारे फ्लैग को लोगों ने लगा दिया, ठीक है। मतलब पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि अब तो हमें आजादी चाहिए ही। अब ये सब देख के जो है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो शांत तो रहने वाली नहीं थी, वहां से तो रिएक्शन आना ही था। उन्होंने भी मतलब एकदम पूरे वायलेंस के साथ ना उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया, इंक्लूडिंग गांधी जी ऑल्सो। हमारे गांधी जी को मूवमेंट के स्टार्टिंग में उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। हाँ, ये बात जो है ये तो सब पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी ग्वालियर टैंक में, जो मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने वहाँ पे ओपनली कहा था कि हो सकता है कि हम मुझे या मेरे जैसे और भी बाकी जो लीडर्स हैं उनको जो है ये लोग उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराना, आप सब अपने गार्जियन बनना, ठीक है। आपको किसी की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आजादी चाहिए, और आप खुद के जो गार्जियन है वो आप है। आप पूरे तरीके से आप फ्री हो, आप करना जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पहले ही हुआ और ऐसे ही हुआ। ब्रिटिश ने एक एक करके सारे बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, कम्युनिकेशन एक तरह से आप कह सकते हैं बंद कर दिया। इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फुली रिएक्ट किया। अब यहाँ से जो हमारे क्रांतिकारी थे वो भी शांत रहने नहीं वाले थे। गांधी जी अरेस्ट हुए, हमारे लीडर्स अरेस्ट हुए, तो यहाँ से भी पूरा वायलेंस शुरू हो गया। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ दिए गए, ब्रिजेस को तोड़ दिए गए। स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश ने उन्होंने बंद कर दिया था, तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्वदेशी पत्रिकाओं के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। वो यही काम करते थे, एक दूसरे को जो है स्वदेशी पत्रिकाएं डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर वे वो लोग चला रहे थे। यहाँ तक कि जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट, ये सारी टर्म्स में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप ना अच्छे तरीके से देख लें, और इस तरह के आप जब आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे
और इस तरह से आप अगर यूज करेंगे ना तो मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपसे बात करती हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ जाए, पहले आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर आप प्रेजेंट तो कर ही देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो जगह जगह जो है पहले गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी, बड़े बड़े लीडर्स को तो अरेस्ट कर दिया गया था, जो वहाँ के अपने अपने एरियाज के जो लोकल लीडर्स होते थे, लड़ झगड़ के पूरे वायलेंस के साथ जो है अपने एरिया को उन्होंने कैप्चर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो वहाँ नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो शांत तो रहने वाली है नहीं। ठीक है, इस बार जो प्रोटेस्टर के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटली अटैक किया, बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल अटैक किया। ठीक है, ब्रूटल अटैक्ड ऑन प्रोटेस्टर्स। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते के अंदर, ठीक है 3 से 4 हफ्ते के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पूरा सप्रेस कर दिया था इस मूवमेंट को। ठीक है, मतलब दिसंबर आने तक तो 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, दिसंबर तक 1 लाख लोगों को, बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। जब इस तरह का अटैक जब हुआ ब्रिटिश के तरफ से, तो जो हमारे जो अपने लीडर्स हैं, हमारे जो अपने इंडियंस हैं, इन्होंने थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लिया। इन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा। क्या हुआ कि जो नेता थे वो छुप गए। ठीक है, उन्होंने छुप के जो है अंडरग्राउंड नेटवर्क बना लिया। ठीक है, दे फॉर्म्ड अंडरग्राउंड नेटवर्क। जैसे कि आपको कुछ एक दो नाम क्या, अगर आपको सब पता है अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ नाम तो पता होने चाहिए ना। मैं आपको बता देती हूँ किन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस नेटवर्क को फॉर्म किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, ये कुछ बड़े नाम है। बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण और इसी तरह से कई सारे नाम हैं। ठीक है, इन सब ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो जो अंडरग्राउंड नेटवर्क बन चुका था, फॉर्म हो चुका था, तो और हाँ, इस चीज को ना ही सिर्फ लीडर्स बल्कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि हर सेक्शन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर कम्युनिटी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चे महिलाएं सब ने पार्टिसिपेट किया। बड़े बड़े बिजनेसमैन ना इस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, पूरा मतलब पैसे वैसे की जो भी फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट थी, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको सपोर्ट कर। और इसी तरह का एक बहुत बड़ा जो अंडरग्राउंड नेटवर्क बन गया था, उसको हम जानते हैं कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट के नाम से। ठीक है, कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट, इसको सेटअप किया था, इसको चलाया था उषा मेहता जी ने। इनको हम उषा बेन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इसको स्टार्ट करने में इनकी जो है नानक मोतवानी जी ने बहुत हेल्प की थी इसको सेटअप करने के लिए। ठीक है, सेटअप करने में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत हेल्प की थी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट को सेटअप करने पे। ये सेटअप हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे सिटी से ये चलाया जा रहा था अंडरग्राउंड नेटवर्क, और इसकी रेडिएशंस इतनी थी कि ये मद्रास तक जाती थी। ठीक है, और इस नेटवर्क के थ्रू जो है, इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो है, जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए रखते थे, उनसे अपनी बातें शेयर किया करते थे, उनको स्पीच दिया करते थे ताकि किसी पॉइंट पे वो हारे नहीं। मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी होता है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास जी जो है इस नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक अपनी स्पीच दिया करते, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। नवंबर 1942 में जो है अंग्रेजों ने इस रेडियो स्टेशन को भी खोज निकाला। अभी जो मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे जो है वो डाउन होने लगा था। अब बात करते हैं फरवरी 1943 की बात है। गांधी जी ने जेल से ना 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया था। गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया था, आगा खान पैलेस में रखा गया था, और जो ब्रिटिशर्स है उनको कंटिन्यूसली उनको फोर्स करते थे, उन पर दबाव बनाते थे ताकि वो आगे बढ़ के जो है अपने जो भारतीय लोगों को ये समझाए और इस मूवमेंट को रोकने के लिए उन्हें बोले। गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक है, जब उन्होंने वायलेंस का पॉइंट उठाया कि आप तो इसके साथ खिलाफ थे, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि ये जो वायलेंस है ये आपकी तरफ से हो रहा है और वहां से सिर्फ रिएक्शन आ रहा है,
वहाँ लोग जो है आगे बढ़ के वायलेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने बिल्कुल उनकी बात को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे इस मूवमेंट को, बल्कि वो अपने इंडियंस को, अपने भारतीयों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने जेल से ही 21 दिन का जो है उपवास जो है शुरू कर दिया था। अब ये बात जब हमारे इंडिया भारतीय के पास आई तो उनका मतलब मनोबल तो एकदम से इतना मतलब मजबूत हुआ, वो लोग फिर से उनके अंदर ना नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। उन्होंने फिर से बैक टू बैक स्ट्राइक करना, वही रोड वगैरह, रेलवे ट्रैक वगैरह को तोड़ना वगैरह, एकदम मतलब स्ट्राइक पे थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे तो पूरा हो ही रहा था मूवमेंट जो है, लेकिन कहीं ना लोगों को ना गांधी जी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी, वो बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने उपवास रखा हुआ था, तो लोगों को उनकी फिक्र थी। तो लोगों ने क्या किया, आगा खान पैलेस को पूरा घेरा और डिमांड करने लगे कि गांधी जी को छोड़ा जाए। सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भी इस बात को बोला जा रहा था, कंटिन्यूसली पब्लिश किया जा रहा था कि गांधी जी को अब छोड़ देना चाहिए था, गांधी जी को अब रिलीज कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे 3 इंडियन मेंबर्स थे वाइसरॉय काउंसिल के, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, ठीक है। वो जो 3 हमारे इंडियन मेंबर्स थे, ये इतना स्ट्राइक हो रहा था, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, पुलिस हो, सोल्जर्स हो, अपनी जॉब में रह के हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्रांतिकारियों को। लेकिन उन जो वाइसरॉय है इनको कोई सॉरी वो जो 3 वाइसरॉय काउंसिल में जो हमारे इंडियन मेंबर्स थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब गांधी जी ने जब उपवास शुरू किया ना, उन्होंने जब फास्ट रखना शुरू किया, तब अचानक से उनको भी ये फील हुआ, उनको भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है, गांधी जी को रिलीज कर देना चाहिए। तो 3 ऐसे मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जॉब से, तो आप एक बार देख लीजिए उन 3 मेंबर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इस तरह से अगर आप मेंशन करें, प्रेजेंट करें आंसर्स को, तो आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो वो 3 इंडियन मेंबर्स जिन्होंने रिजाइन किया था वाइसरॉय काउंसिल से, उनका नाम था MS एनी, MR सरकार और HP मोदी, ठीक है। चलिए, अब 6 मई, अब इनके रिजाइन करने की वजह से, इतनी जगह से डिमांड आने की वजह से 6 मई 1943 को गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था उनके इलाज के लिए, ताकि उनका प्रॉपर अच्छे से इलाज हो सके और उनकी हेल्थ जो है वो ठीक हो सके। तो दोस्तों जो नेशनलिज्म था और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो थे इस दौरान एकदम पीक पे थे, ठीक है। ये जो मूवमेंट है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसमें मास पार्टिसिपेशन हुई थी। हमारा जो देश आज़ाद है उसमें इस मूवमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, लोगों के अंदर, एक एक इंसान के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में इसका जो है बहुत बड़ा हाथ है। हमारी हिस्ट्री में इस टॉपिक की, इस मूवमेंट की बहुत ही एक अलग इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको ये समझ में आया हो, या अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके मुझे बताएं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।